हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जोहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। एक बार फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हो गया दोस्तों। यहाँ पर जो बीएसटीसी के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो हम करेंगे दोस्तों। और जो पहले जो बीएसटीसी का जो एग्जाम हुआ है दोस्तों, उसके अंदर कुछ प्रश्न पूछे गए, वो प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों। एक बार वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो और इस क्लास को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दो, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दो दोस्तों वीडियो। इतना आपका कर्तव्य है और मेरा कर्तव्य है आपको प्रश्नोत्तरी करवाना। तो दोस्तों हम बात करेंगे, आज जो बात करने वाले हैं वो शिक्षण अभिरुचि के भी प्रश्न होंगे इसके अंदर और जीके के भी प्रश्न होंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो बिना समय गवाए ही अपन चलते हैं, आगे चलते हैं। और सबसे पहले करंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो करंट के भी प्रश्न मैंने डाले, आज करंट अफेयर्स के भी थोड़े बहुत प्रश्न डाले हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला जो प्रश्न है दोस्तों आपकी फोन की स्क्रीन पर आ चुका है और पहला जो प्रश्न है, विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। दिवस से एक प्रश्न फिक्स आने वाला है, ये बात घाट बांध के ध्यान रख लेना कि विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, विश्व जो श्रवण दिवस है वो मनाया जाता है दोस्तों 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय रक्षा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय रक्षा दिवस, एक दिवस का और प्रश्न डाला हुआ है मैंने। तो राष्ट्रीय रक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा गया हमसे कि राष्ट्रीय रक्षा दिवस भी कब मनाया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आगे तीसरा नंबर का जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों कि हाल ही में खबरों में रहा अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है दोस्तों। हाल ही में खबरों में रहा अमराबाद टाइगर रिजर्व कहां पर है दोस्तों। तो ध्यान रखना, ऑप्शन ए दे रखा केरल, बी दे रखा असम, सी दे रखा तेलंगाना और डी दे रखा गोवा दोस्तों। तो अमराबाद जो है वो कहां पर है? तेलंगाना दोस्तों। अगर गोवा की राजधानी पूछी जाए आपसे कभी, तो ध्यान रखना दोस्तों गोवा की जो राजधानी वो पणजी है। कौन सी दोस्तों? पणजी। आगे चलते हैं। 4 नंबर का प्रश्न आ चुका है दोस्तों, इसका फटाफट आंसर देने की कोशिश करें आप सभी दोस्तों और क्लास को फटाफट शेयर कर दे। जोहार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप एक बार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम, इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम के अंदर आप ऐड हो जाइए। वहां पर आपको जो भी ये पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों, 50-100 प्रश्नों की जो पीडीएफ होगी वो वहां पर आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। हाल ही में किस एक मेरी कंपनी ने खुद की यूपीआई लॉन्च सेवा की है दोस्तों। ध्यान रखना, हाल ही में किस एक मेरी कंपनी ने खुद की यूपीआई सेवा लॉन्च की है। तो इसके बारे में बात करेंगे। ऑप्शन दे रखे दोस्तों, ऑप्शन दे रखा मित्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ईबे। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाने वाला है, खुद के जो यूपीआई लॉन्च किया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो फ्लिपकार्ट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? फ्लिपकार्ट के द्वारा। आगे चलते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न आ चुका है दोस्तों, इसका आंसर देने की कोशिश करें। हाल ही में संवैधानिक अधिकार का प्रवर्तक दुनिया का पहला देश कौन सा बना। ये प्रश्न पूछा कि हाल ही में संवैधानिक अधिकार का प्रवर्तक दुनिया का पहला देश कौन सा है। तो ध्यान रखना, पहला जो देश है वो कौन सा हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। कौन सा होगा दोस्तों? फ्रांस, ठीक है, फ्रांस होगा। और इसका ध्यान रखना कि जर्मनी की राजधानी क्या है दोस्तों। मैंने गोवा की राजधानी पणजी बता दी, पणजी। जर्मनी की राजधानी क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। आगे चलते हैं कि 6ठा नंबर का प्रश्न आ चुका है दोस्तों आपकी फोन की स्क्रीन पर और आगे जो बात करेंगे, किस देश के साथ भारत ने समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखना कि किन किन देशों के मध्य समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया गया था। तो भारत होगा एक, और एक कौन सा होगा? ध्यान रखना दोस्तों, इंडोनेशिया। कौन सा होगा? इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के मध्य जो समुद्र अभ्यास होता है दोस्तों, उसका नाम है समुद्र लक्ष्मण, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे, हाल ही में किस मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। एक बार और पढ़ता हूं मैं, हाल ही में किस मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। ऑप्शन ए देखा कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, और तीसरा दे रखा वित्त मंत्रालय, और चौथा दे रखा दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाने वाला वो क्या हो जाएगा?
ध्यान रखना, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई इंदिरा अम्मा आवास योजना किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? ध्यान रखना, इंदिरा अम्मा आवास योजना पूछेगा प्रश्न, करंट का प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि पीटीटी के अंदर करंट के प्रश्न आए थे दोस्तों 10 एक प्रश्न आए थे, इसीलिए यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। इंदिरा अम्मा आवास योजना किस राज्य के अंदर है? ध्यान रखना, वो ध्यान रखना केरल के अंदर। किस राज्य के अंदर? सॉरी, केरल के अंदर नहीं है, और हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहां पर किया गया दोस्तों? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहां पर किया गया? ऑप्शन ए दे रखा चेन्नई, बी दे रखा कोलकाता, सी दे रखा हैदराबाद, और डी दे रखा है, ध्यान रखना, डी जो ऑप्शन दे रखा है बेंगलुरु। क्या दे रखा है? बेंगलुरु। फटाफट बताओ मुझे। हैदराबाद को कहा जाता है दोस्तों नवाबों की नगरी। क्या कहा जाता है? हैदराबाद को कहा जाता है नवाबों की नगरी। नवाबों की नगरी। राजस्थान के अंदर नवाबों की नगरी किसको कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान में नवाबों की नगरी किसको कहा जाता है? टोंक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? टोंक को कहा जाता है, क्योंकि जहां पर मुस्लिमों का शासन था उसको उनको क्या नवाबों की नगरी कहते हैं हम दोस्तों। और राजस्थान में किसको कहते थे? ध्यान रखना, टोंक को। ठीक है ना, टोंक को कहते हैं। टोंक के बारे में 1 2 3 4 बातें बात कर लूंगा दोस्तों, इसके बाद इसका आंसर बता दूंगा मैं कि टोंक के बारे में बात करें। टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। कैसी रियासत थी? एकमात्र टोंक कैसी थी? मुस्लिम रियासत। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय अगर देखा जाए कहीं मुस्लिम महिलाओं ने भी भाग लिया था, तो वो कौन सी टोंक रियासत थी दोस्तों? इसके बारे में फैक्ट जो तथ्य नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय टोंक के अंदर मुस्लिम महिलाओं ने भी भाग लिया था। उस समय शासक था वजीरुद्दौला। क्या नाम था दोस्तों? वजीरुद्दौला। उस समय शासक का नाम था वजीरुद्दौला नाम था। ठीक है, वहां का शासक था। आगे बढ़ते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएगा दोस्तों? कोलकाता। आगे चलते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया साइकास सिरकनाइलस, क्या लिखा दोस्तों? मेरे को तो पढ़ने ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है। साइकास सर्किनाइलिस। ठीक है दोस्तों, साइकास सर्किनाइलिस क्या है? समाचार पत्रों के अंदर क्या है तो ध्यान रखना, साइकास सर्किनाइलिस क्या है दोस्तों? तो ब्लैक होल है, या फिर क्षुद्र ग्रह है, या ताड़ जैसा पेड़ है, या एक्सोप्लैनेट है। तो ध्यान रखना ये क्या है दोस्तों? ये है ताड़ जैसा पेड़ है दोस्तों। क्या है? ताड़ जैसा पेड़ है। ये आगे आपके करंट के हो गए। अब आपके प्रश्न आगे जीके के दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, जीके के प्रश्न आ गए, और आपके सामने पहले आपकी स्क्रीन पर पहला जो प्रश्न है, करंट के 10 प्रश्न यहाँ पर हो गए दोस्तों, और जीके का पहला प्रश्न आ चुका है कि मदिल क्या है दोस्तों? यहाँ पर पूछा गया मदिल क्या है? धोती का प्रकार है, सूती वस्त्र का प्रकार है, या साफा का प्रकार है, या बरसात का प्रकार है? कौन सा होगा? ध्यान रखना दोस्तों, साफा का प्रकार है ये। ठीक है ना, किसका प्रकार है? साफा का प्रकार। मदिल क्या होती है दोस्तों? ध्यान रखना, मदिल पगड़ी होती, क्या होती है? पगड़ी होती है। आगे चलते हैं। निम्न में से 16 संस्कार में कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों? 16 संस्कार में कौन सा संस्कार शामिल नहीं है? गर्भाधान, जात कर्म, उपनयन संस्कार। तो ध्यान रखना दोस्तों, गर्भाधान संस्कार कब किया जाता है? तो ध्यान रखना, गर्भाधान जो संस्कार किया जाता है, प्रथम जो संस्कार है वो कौन सा है दोस्तों? गर्भाधान संस्कार है। और 16 संस्कारों में मानव का जो अंतिम संस्कार है वो अंत्येष्टि। कौन सा दोस्तों? अंत्येष्टि। ठीक है, तो ये 3 तो है, लेकिन ये नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन तीसरे नंबर वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? मायरा क्या होता है? तो ध्यान रखना, जो मायरा मामा जब लेके आते हैं अपनी भांजी के लिए उपहार वगैरह लेके आते हैं ब्याह के समय, उसको हम क्या कहते हैं? मामा मड़ियो भी कहते हैं वागड़ी के अंदर, और मामा का भात भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दहेज प्रथा अधिनियम कब पारित किया गया? दहेज प्रथा अधिनियम कब पारित किया गया? ध्यान रखना दोस्तों, दहेज प्रथा अधिनियम कब पारित किया गया? दहेज प्रथा अधिनियम कब पारित किया गया ये पूछा गया दोस्तों। जो दहेज दिया जाता है इस प्रथा, ये एक्ट कब पारित किया था? पहला जो ऑप्शन दे रखा 1975, दूसरा जो दे रखा 1856, और तीसरा जो दे रखा दोस्तों 1876, और डी जो दे रखा है 1961।
फटाफट बताइए मुझे दोस्तों कि दहेज प्रथा अधिनियम कब लागू एक्ट कब पारित किया गया था? जल्दी बताइए, इसका आंसर मुझे बता दीजिए। जल्दी, आपका वेट कर रहा हूं मैं। आप लोगों की कुछ तैयारी नहीं, ऐसा लगता है मुझे तो। जब जब मैं क्लास लेता हूं तब मैं पूछता हूं कि आपसे आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं दोस्तों। फटाफट बताओ। नहीं बता रहे हो, लट लेना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं बता रहे हो तो मुझे लट लेना पड़ेगा आपके लिए। क्या लेना पड़ेगा दोस्तों? लट, ठीक है ना? जल्दी करो, जल्दी करो, इसका आंसर छापो। मुझे एक का भी आंसर अभी तक नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों। मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए, इसके बाद भी एक का आंसर नहीं दिखाई दे रहा। ध्यान रखना दोस्तों, एक भी आंसर नहीं दिखाई दे रहा, किसी का भी आंसर नहीं दिखाई दे रहा, इतना ध्यान रखना है ना। नहीं बता रहे हो ना, कोई नहीं बात, मैं भी नहीं बता रहा हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा 1856 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1856 हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक बार इसका आंसर आप कंफर्म कर लेना दोस्तों, ठीक है ना। इसका आंसर एक बार आप कंफर्म कर लेना कि दहेज प्रथा अधिनियम एक्ट कब आया? 1856। ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं, या फिर इसका आंसर 1961 होगा। क्या होगा फटाफट बता दीजिए, ठीक है ना। 1961 होगा इसका आंसर। मैं अभी आपको गुमराह कर रहा था, यहाँ वाले कितने, हाँ मैंने जब बोला कमेंट बॉक्स के अंदर आके हाँ सर 1856 है ना, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1961। आगे चलते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी वीरांगना ने अपना सिर काट कर दे दिया था दोस्तों? तो ऐसी कौन सी वीरांगना था जिसने अपना सिर काट कर दे दिया था? लक्ष्मीबाई, द्विज कंवरी, सहल कंवर या लक्ष्मी कुमारी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सहल कंवर। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हाड़ी रानी सहल कंवर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। कृष्ण सिंह चुंडावत को इन्होंने अपने पति को सिर काट कर दिया था, और महाराणा राज सिंह के समय वो सेनापति का दायित्व कर रहे थे। कौन दोस्तों? ध्यान रखना है, चुंडावत मांगी सेनानी सर काट के दे दियो सत्रानी दोस्तों, ये ध्यान रखना। ये कहावत किसके लिए प्रसिद्ध है? सहल कंवर के लिए। आगे चलते हैं, राजस्थान का दोहा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? राजस्थान का दोहा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ध्यान रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दोहा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ध्यान रखना, सुंदरदास जी। कौन हो जाएंगे? सुंदरदास जी। अरे सुंदरदास जी नहीं होंगे, सॉरी, रॉन्ग नंबर लग गया, ठीक है दोस्तों। आपके रॉन्ग नंबर लगते हैं फोन में, वैसे यहाँ पर भी लग जाए। नरोत्तम दास। मैं अभी जोश में हूँ, थोड़ा जोश में, समझ लो, जोश से होश खो बैठते वो वाली बात होती है। आगे चलते हैं, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो भारतीय लोक कला मंडल, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है दोस्तों? ध्यान रखना, उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। और इसकी स्थापना करने वाला कौन था? देवीलाल सांबर दोस्तों। इसको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया देवीलाल सांबर को। इसने कठपुतली कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया था दोस्तों, ठीक है। कठपुतली कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन है? देवीलाल सांबर है दोस्तों। आगे चलते हैं, एक बार फटाफट क्लास को शेयर कर दो, दबा के लाइक ठोक दो, दबा के लाइक ठोको, ठोको, दबा के लाइक ठोको एक बार, तो मेरा जी भरेगा। और फटाफट अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए क्लास को। आगे चलते, सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहां पर की गई दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग या फिर नाहरगढ़ दुर्ग? इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? नाहरगढ़ दुर्ग हो जाएगा, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग के अंदर किसकी छतरी है दोस्तों, या किसकी दरगाह बताओ मुझे, ठीक है ना। या फिर रणथंभौर दुर्ग की 2-3 बातें मुझे बता दो, फटाफट बता दो। रणथंभौर दुर्ग की 2-3-4 बातें बता दो। यहाँ पर 32 खंभों की छतरी है दोस्तों। कितने खंभों की छतरी है? 32 खंभों की छतरी है, जिसको हम न्याय की छतरी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। न्याय की छतरी के नाम से जानते हैं। और ये किसकी है? तो ध्यान रखना, जैत्र सिंह की। किसकी है? जैत्र सिंह की। किसकी है? जैत्र सिंह की है। और जैत्र सिंह किसके पिता थे? जैत्र सिंह के पुत्र कौन था? हमीर देव चौहान था। कौन था दोस्तों? हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान ने अपने पिता जैत्र सिंह की याद में 32 वर्ष का शासनकाल पूर्ण होता है और 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाता है हमीर देव चौहान। और उसको कहा जाता है दोस्तों न्याय की छतरी। बाद में हमीर इसके ऊपर बैठकर न्याय करता था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी भी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों इस रणथंभौर दुर्ग के अंदर दोस्तों ध्यान रखना, अधूरी भी छतरी। किसकी? कौन सी छतरी? अधूरी छतरी। अधूरी छतरी, ठीक है, या अधूरी छतरी है दोस्तों। और ये किसकी? रानी कर्मावती की।
ठीक है, रानी कर्मावती की महाराणा सांगा की रानी थी, ठीक है ना, ध्यान रखना। और इसको कहा जाता है अधूरा स्वप्न भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, इस छतरी को। आगे चलते हैं जैसलमेर दुर्ग आगे दोस्तों। जैसलमेर दुर्ग की 2-3-4 बातें देख लेना। इसके अंदर सर्वाधिक दुर्गों वाला मतलब सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग 99 बुर्ज है। कितने बुर्ज है इसके अंदर? 99 बुर्ज है दोस्तों। कितने बुर्ज हैं? 99। और यहीं पर जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार है दोस्तों। जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार अगर पूछा जाए तो वो कहाँ पर हो जाएगा? जैसलमेर के अंदर, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आमेर दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। आमेर दुर्ग है दोस्तों, इसके अंदर एक जैसे कितने महल है तो ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आमेर दुर्ग के अंदर एक माता का मंदिर है, जिस माता का नाम है दोस्तों शिला माता। कौन सी माता का मंदिर है? शिला माता का मंदिर है। कौन सी माता का मंदिर है? शिला माता का मंदिर, ठीक है। और आमेर दुर्ग के अंदर ध्यान रखना दोस्तों, दिल खुश महल है। कौन सा महल है? आपका दिल खुश करने के लिए मैंने दिल लिख दिया, दिल खुश महल है। कौन सा महल है दोस्तों? दिल खुश महल, ध्यान रखना। दिल कहाँ पर है? आमेर के अंदर। आगे चलते हैं, नाहरगढ़ दोस्तों। नाहरगढ़ दुर्ग की बात है कि नाहरगढ़, इसके अंदर ध्यान रखना दोस्तों, इसके अंदर ध्यान रखना एक जैसे कितने महल है? 9 महल है। और अपने 9 पासवान रानियों के द्वारा, माधो सिंह द्वितीय के द्वारा, ठीक है, माधो सिंह द्वितीय के द्वारा अपने 9 पासवान रानियों के द्वारा के लिए बनाए गए थे दोस्तों। और नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों? तो ध्यान रखना ये कहाँ पर हो जाएगा? जयपुर में। नाहर सिंह भूमिया के नाम पर इस दुर्ग का क्या कर दिया गया था? नामकरण कर दिया था। और इसके भूत के नाम पर, भूत किला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों, नाहर सिंह। आगे चलते हैं, अगर भूतों का किला भी कहा जाता है, भूतों का किला कौन सा है? ध्यान रखना, भानगढ़ दोस्तों। कौन सा दुर्ग? भानगढ़। आगे चलते हैं, आगे 8वें नंबर का प्रश्न आ चुका। राजस्थान में सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया दोस्तों। राजस्थान में सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम कितने जिलों के अंदर चलाया गया? 9 जिलों, 13 जिलों, 11 जिलों या फिर 15 जिलों? तो ध्यान रखना 11 जिलों के अंदर चलाया गया। सूखा प्रभावित क्षेत्र अगर कार्यक्रम चलाया गया था वो कितने जिलों के अंदर चलाया गया दोस्तों? ध्यान रखना वो चलाया गया था 11 जिलों के अंदर। आगे चलते हैं, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण हेतु उपबंध संविधान के किस भाग में दोस्तों? इन जातियों के कल्याण हेतु संविधान को कौन सा भाग है जिसके अंदर इन जातियों के बारे में वर्णन किया गया दोस्तों? तो ध्यान रखना भाग नंबर कौन सा हो जाएगा? 16। कौन सा हो जाएगा? 16। आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाए, तीसरा ऑप्शन राइट। आगे चलते हैं, लोक देवता से एक प्रश्न आ चुका है 10वें नंबर का। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बांसी दुगारी पूछा जाता है, बांसी दुगारी है बूंदी के अंदर। बस से बात ध्यान रखना कहाँ पर स्थित है? बूंदी के अंदर, ठीक है ना। तेजाजी के पिताजी का नाम क्या था दोस्तों? ताहड़जी जाट। क्या नाम था? ताहड़जी जाट। इनकी माता का नाम क्या था? ध्यान रखना, इनकी माता का नाम था राजकौरी या रामकौरी भी कहते हैं। और इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों, क्या नाम था? पत्नी का नाम क्या था? पेमल। क्या नाम था? पेमल। और मीराबाई का बचपन का नाम भी पूछा जाता है। मीराबाई का बचपन का नाम था दोस्तों पेमल। और मीराबाई को कहा जाता है राजस्थान की राधा कहा जाता है। अगर वागड़ की राधा पूछा जाए तो किसको कहा जाएगा? ध्यान रखना दोस्तों, वागड़ की राधा किसको कहा जाता है? गौरीबाई को, है ना। आगे चलते हैं, आगे एक बात और तेजाजी महाराज की एक बार और बता देता हूं मैं कि इनका वाहन था, उस वाहन का नाम था लीलन एक्सप्रेस। लीलन वाहन का नाम क्या था? लीलन। और एक दो बातें और सुन लो दोस्तों, तेजाजी के आ ही गए तो मैं सुना देता हूँ। तो ध्यान रखना कि लीलन सिंहधारी या सिंहधारी भी कहते हैं इसको, ठीक है, लीलन को। आगे ध्यान रखना, इनके द्वारा सांप को कहाँ पर डसा गया था? ध्यान रखना सुरसुरा अजमेर के अंदर इनको सांप को डसा था। सांप ने इनको डस लिया और सेंदरिया में इनकी क्या हो गई दोस्तों? ध्यान रखना, और सॉरी सेंद होश में, मैं आज ज्यादा होश में हूँ, क्लास कितने दिनों के बाद ले रहा हूँ। नहीं तो देखो सेंदरिया मतलब जीभ पर सेद कहाँ पर, इससे कहाँ पर किया था? सेंदरिया से, सेंदरिया के अंदर किया था, ये याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पर सांप ने काटा था। और ये सेंदरिया वर्तमान में कहाँ पर आता है दोस्तों? नए जिलों के हिसाब से भजन डाल लेते, भजन कर दिया, कल परसों बता दिया है कि नए जिलों के हिसाब से प्रश्न आएंगे। तो सेंदरिया कहाँ पर है दोस्तों? ब्यावर के अंदर। और सुरसुरा के अंदर इनकी क्या हो गई थी दोस्तों? मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सुरसुरा के अंदर, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते एक दो बातें और बता देता हूँ तेजाजी के बारे में, सुन लो फटाफट सुन लो। अजमेर और नागौर के अंदर इनको सुरसुरा कहाँ पर आता है? अजमेर के अंदर आता है। एक बात और ध्यान रखना, तेजाजी को विशेष रूप से अजमेर और नागौर वाले जिलों के अंदर पूजा जाता है। विशेष रूप से इनकी पूजा अजमेर और नागौर जिले के अंदर होती है दोस्तों। आगे चलते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर हो क्या हो जाएगा? बूंदी हो जाएगा, राइट कर लेना। राम स्नेही संप्रदाय का
अपना फूलडोल मेला किस स्थान पर है दोस्तों? रामस्नेही संप्रदाय का जो फूलडोल मेला है वो कहाँ पर भरता है दोस्तों? शाहपुरा में। ठीक है ना, शाहपुरा वर्तमान में नया जिला बन गया दोस्तों। अगर पूर्व के हिसाब से पूछा जाए तो ध्यान रखना वो कहाँ पर होगा? भीलवाड़ा के अंदर। शाहपुरा पहले कहाँ पर आता था? भीलवाड़ा। न्यू जिले के डिस्ट्रिक्ट के अनुसार पूछा जाए शाहपुरा जो कहाँ पर हो जाएगा, फूलडोल मेला कहाँ पर आ जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा हमारे शाहपुरा के अंदर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना कोटा में एक पोट्री प्रसिद्ध है। कोटा की कौन सी पोट्री प्रसिद्ध है? ध्यान रखना ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? कोटा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन विष्णुई संप्रदाय का संस्थापक है दोस्तों? ठीक है ना, विष्णुई संप्रदाय का संस्थापक कौन है? हरबू जी है, जाम्बू जी है, पाबू जी है या फिर गोगा जी दोस्तों? आप लोगों को पता होगा, 3 तो लोग देते हैं ओनली पर कौन से हो जाएंगे? जाम्बू जी दोस्तों। कौन से हो जाएंगे? जाम्बू जी। जाम्बू जी इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना दोस्तों सम्राथल नामक स्थान पर की थी। कहाँ पर की थी? सम्राथल नामक स्थान पर 1485 में इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? ध्यान रखना विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। और यहाँ पर इनका ध्यान रखना विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। यहीं पर इन्होंने कितने नियम दिए थे? 20 + 9 दोस्तों। अगर बराबर जोड़े तो कितने होते हैं? 29। कितने होते हैं? 29। तो 29 नियम इनके द्वारा दिए गए थे दोस्तों, और इनके द्वारा विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों। और ध्यान रखना कि इनका बचपन का नाम क्या था? धनराज था। क्या नाम था? धनराज। क्या नाम था? धनराज। बचपन का नाम क्या था? धनराज। विष्णुई संप्रदाय में देखा जाए दोस्तों, ध्यान रखना जाल के वृक्ष, किसके वृक्ष? जाल के वृक्ष और मोर के पंख को क्या माना जाता है? पवित्र माना जाता है। और इस संप्रदाय के लोग अपने गले में काले रंग का धागा बांधते दोस्तों। सम्राथल नामक स्थान पर एक ऊंचा टीला जिसको दो धोरे के नाम से जानते हैं दोस्तों, है ना। इस बात को भी ध्यान रखना। अगर इनके बचपन के नाम पूछे, इनको किसका अवतार माना जाता है? श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, इनको विष्णु का अवतार माना जाता है, इनको गूंगा गहेला भी कहा जाता है, इनको पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है दोस्तों। अगर पूछा जाए इनकी माता का नाम था हंसाबाई, और हंसाबाई के द्वारा इनको श्री कृष्ण का अवतार के नाम से जानती थी। हंसाबाई इनको किस नाम से जानती थी? हंसाबाई इनको क्या कहती थी? श्री कृष्ण कहती थी। एक बार प्रश्न पूछा गया हंसाबाई के द्वारा संत जाम्बू जी को किस नाम से जानती थी? श्री कृष्ण का अवतार मानती थी इनको। और इनके पिताजी का नाम पूछे दोस्तों तो ध्यान रखना लोहट जी जाट, है ना, लोहट जी जाट। आगे चलते हैं। राजस्थान में कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है दोस्तों? ठीक है, राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है? पाली, जयपुर ग्रामीण, नागौर, अजमेर। ठीक है ना, इसका जो आंसर हो जाएगा वर्तमान हिसाब से कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा, जयपुर ग्रामीण हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना दोस्तों, नए जिलों के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? जयपुर ग्रामीण। टोटल कितने जिलों के साथ बनाता है? 10 जिलों के साथ। कितने जिलों के साथ बनाता है? 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है। और अजमेर की एक बात पढ़ लेते हैं कि अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा है दोस्तों। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये इसी को कहा जाता है कि 2.5 दिन का यहाँ पर उर्स लगता है। पंजाब यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स लगता है, ध्यान रखना दोस्तों। ये पहले ध्यान रखना, पंजाब सारा का यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसीलिए 2.5 दिन का मेला भी कहते हैं। मेला पड़ता है इसीलिए इसको यहाँ पर 2.5 दिन का मेला के नाम से भी जाना जाता है इसको, या फिर 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से भी जाए। ये झोपड़ा कभी संस्कृत पाठशाला हुआ करती दोस्तों, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा कर बाद में 2.5 दिन में मस्जिद बनवाई दी थी, ऐसा भी बताया जाता है। और संस्कृत पाठशाला में देखा जाए तो इसको हरि के लिए नाटक लिखवाए गए थे, यहाँ पर ऐसा बताया जाता है विग्रहराज चतुर्थ के समय, है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। हमारे यहाँ पर खूब सारी बातें हो गई है और आपके लिए ये बातें खूब उपयोगी होगी, ध्यान रखना दोस्तों, खूब उपयोगी होगी, है ना। चलो ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? पुरस्कार मेला, शीतला माता मेला, बेणेश्वर माता, जीण माता। तो जीण माता का मेला वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है दोस्तों? 2 बार आयोजित होता है, ध्यान रखना। और जीण माता का जो मंदिर है वो रेवासा सिक्कर के अंदर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? रेवासा सिक्कर के अंदर स्थित है। इनके भाई का नाम था दोस्तों हर्ष। क्या नाम था? हर्ष। भाई का नाम था हर्ष। और हर्ष को किसका अवतार माना जाता है? तो भैरव का अवतार माना जाता है, ध्यान रखना। अगर जीण माता को किसका अवतार माना जाता है तो ध्यान रखना जीण माता को किसका अवतार माना जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना आप। जीण माता को किसका अवतार माना जाता है? मैंने खूब मुंह फाड़ के पढ़ाया था आप लोगों को, और जिन्होंने पढ़ रखे थे, जिन्होंने पहले पढ़ रखा वो भी मुझे इस प्रश्न को कहाँ पर बताओगे? कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे।
ठीक है। और इनको मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है दोस्तों। और इनके मंदिर में 2.5 प्याला के शराब भी चढ़ता है, जो वर्तमान में क्या हो गया दोस्तों, प्रतिबंध हो गया है। इनके बचपन का नाम जेवणबाई या जेवणबाई भी कहते हैं, इनको भामरी देवी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, है ना। आगे ध्यान रखना, बेणेश्वर का मेला कब बढ़ता है, तो ध्यान रखना बेणेश्वर का मेला बढ़ता है माघ पूर्णिमा को। और नवा टापुरा गांव बेणेश्वर धाम यहाँ पर बढ़ता है। राजस्थान का एकमात्र स्थान जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। किसकी दोस्तों, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, ठीक है ना, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। आगे चलते हैं, ये इनके अगर यहाँ पर संत महावजी संबंधित है और निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों संत महावजी ने। और इनके जो ग्रंथ है वो कौन से दोस्तों, चोपड़ा। इनकी वाणियाँ कहाँ पर किसके अंदर लिखी गई, चोपड़ों के अंदर लिखी गई है। और चोपड़ों की अगर भाषा पूछी जाए तो कौन सी है दोस्तों, वागड़ी भाषा। कौन सी भाषा है, वागड़ी भाषा। कौन सी भाषा है, वागड़ी भाषा है। और ये किसकी भक्ति करते थे, श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। इनको भगवान विष्णु का कल की अवतार भी माना जाता है दोस्तों, है ना। आगे चलते हैं, शीतला माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है, मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ, शीतला माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है, चाकसू। शीतला माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है, चाकसू, ठीक है। चाकसू जयपुर ग्रामीण के अंदर बढ़ता है दोस्तों, ध्यान रखना, चाकसू जयपुर ग्रामीण के अंदर क्या बढ़ता है, शीतला माता का मेला बढ़ता है। और इनको बास्योड़ा की देवी भी कहा जाता है दोस्तों, और बास्योड़ा की देवी भी कहा जाता है। और ध्यान रखना, इन्हीं को कहा जाता है चेचक निवारक देवी भी कहा जाता है। इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों सैडल माता के नाम के भी जाना जाता है, सैडल माता के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, है ना। यहीं पर क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है, गधों का मेला बढ़ता है दोस्तों। कौन सा मेला बढ़ता है, गधों का मेला बढ़ता है। और गधों का मेला बढ़ता है, इनका जो वाहन है वो भी कौन सा है दोस्तों, तो ध्यान रखना, इनका जो वाहन है, वाहन का नाम क्या हो जाएगा, गधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, गधा हो जाएगा। और यहीं पर बैलगाड़ी का मेला बढ़ता है, कौन सा, बैलगाड़ी का मेला बढ़ता है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। बात होगी यहाँ पर किस नगर का बादशाह का मेला प्रसिद्ध है, मतलब ऐसा कौन सा नगर है जहाँ पर, ऐसा कौन सा स्थान जहाँ पर बादशाह का मेला प्रसिद्ध है दोस्तों। तो बादशाह का मेला अगर पूछा जाए ब्यावर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, ब्यावर का प्रसिद्ध है। बादशाह का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, ब्यावर का प्रसिद्ध। अकबर के समय ऐसा बताया जाता है, अकबर के समय बीरबल को एक दिन का बादशाह बनाया गया था, ऐसा बताया जाता है ना दोस्तों, एक दिन का बादशाह बनाया गया था। और यहाँ पर ड्रामा वगैरह किया गया था, ध्यान रखना, टोडरमल उसको और किस नाम से जानते हैं, टोडरमल की सवारी भी यहीं की प्रसिद्ध है ना, ध्यान रखना दोस्तों। अगर पूछा जाए टोडरमल हमारे राजस्थान के ऐसा कौन सा साधक है जिसको टोडरमल की उपाधि प्राप्त है दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताएं। टोडरमल की उपाधि किसको प्राप्त है, तो महाराणा कुंभा को, क्योंकि महाराणा कुंभा संगीत की तीनों विद्याओं के अंदर पारंगत था, इसीलिए उनको एक उपाधि दी गई थी टोडरमल की, है ना दोस्तों। इस बात को ध्यान रखना। मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना, मकराना जो ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर, है ना, किसके लिए, सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है मकराना का व्हाइट जो संगमरमर होता है, ग्रेनाइट होता है, वो प्रसिद्ध है। और गोगामेडी गंगानगर के अंदर नहीं है दोस्तों, हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पर है, और यहाँ पर क्या बढ़ता है कि बाबूजी गोगाजी चौहान का सबसे बड़ा क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है, ध्यान रखना, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगाजी का क्या बढ़ता है दोस्तों, सबसे बड़ा मेला बढ़ता है। और इसी गोगा मेड़ी को हम धूर मेड़ी या धड़ मेड़ी के नाम से भी जानते हैं। और इस मंदिर की जो आकृति है वो कैसी है दोस्तों, ध्यान रखना, मकबरे के अनुसार है। कैसी है, मकबरे के अनुसार है, मकबरे के आकृति के अनुमान है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर इनके मुख्य प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा, कौन सा शब्द, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा है। और इनके मंदिर का निर्माण एफएसटी के द्वारा करवाया गया था। और पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। और इनके मंदिर में एक नृत्य प्रसिद्ध है, उस नृत्य का नाम है साकल नृत्य। कौन सा नृत्य, साकल नृत्य। मुझे ये बताओ दोस्तों, थाली नृत्य किस लोक देवता के वहां का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, पाबूजी। अगर पूछा जाए आपसे दोस्तों कि थाली नृत्य किस लोक देवता के मंदिर में किया जाता है, तो ध्यान रखना, थाली नृत्य जो किया जाता है वो पाबूजी के वहां पर किया जाता है ना दोस्तों। आगे चलते हैं, सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ध्यान रखना, गुरु नानक के द्वारा, ठीक है, गुरु नानक के द्वारा क्या की गई थी, सिख धर्म की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं, डेगाना किस खनन के लिए जाना जाता है दोस्तों, डेगाना किस खनन के लिए जाना जाता है, ठीक है ना, ये सबको पता होगा। डेगाना कहाँ पर है, नागौर के अंदर, लेकिन वर्तमान में कहाँ चला गया ये, इतना ध्यान रखना,
पर्वत सर डिडवाना कुचामन के अंदर तो नहीं चला गया है, मेरे हिसाब से ये डिडवाना कुचामन के अंदर है, क्योंकि डेगाना ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगर इसका जो आंसर पूछा जाए दोस्तों, लौह अयस्क के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कोयला, टंगस्टन, तांबा। तो ध्यान रखना ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। तांबा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों? खेतड़ी। और खेतड़ी वर्तमान में कहाँ चला गया है? नीम का थाना। ठीक है दोस्तों, नीम का थाना। ठीक है, ध्यान रखना खेतड़ी वर्तमान में कहाँ चला गया है? नीम का थाना। ठीक है, टंगस्टन एक अयस्क है दोस्तों, जिसको वोल्फ्रेमाइट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, जिसको किस नाम से जानते हैं? वोल्फ्रेमाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखो। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे जो बात करेंगे, पिचवाइया कहाँ की प्रसिद्धि? ये प्रश्न मैंने 100 बार करवा दिया होगा दोस्तों। फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर छाप दो, फटाफट छापो, आंसर छापो कमेंट बॉक्स के अंदर की पिचवाइया कहाँ की प्रसिद्ध है? पिचवाई कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर, केगुन हो गया दोस्तों, ध्यान रखना केथुन होगा यहाँ पर। और केथुन की क्या प्रसिद्ध है? ध्यान रखना कोटा डोरिया की साड़ी प्रसिद्ध है, और बीकानेर की उस्ता कला प्रसिद्ध है, और बीकानेर की मथेरण कला भी प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। खमनोर के अंदर क्या हुआ था? खमनोर का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसके द्वारा कहा गया था? ध्यान रखना बदायूनी के द्वारा। किसके द्वारा? बदायूनी के द्वारा कहा गया था, या फिर अबुल फजल के द्वारा कहा गया था, है ना। इस बात को मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए, है ना, कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए कि नहीं बताओगे ध्यान रखना खमनोर का युद्ध करने वाला बंदा कौन था? अबुल फजल, है ना। आगे चलते हैं, बदायूनी ने कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूनी ने क्या कहा? ध्यान रखना गोगुंदा का युद्ध। कौन सा युद्ध कहा था? गोगुंदा का युद्ध कहा था, इतना ध्यान रखना। और आगे जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों नाथद्वारा हो जाएगा। और इस बात का ध्यान रखना कि नाथद्वारा की बिजवाई कला प्रसिद्ध है, यहीं पर वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और इतना ध्यान रखना कि बनास नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। किस नदी के किनारे? वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ बनास नदी के किनारे भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है दोस्तों। और यहीं का अन्नकूट महोत्सव भी प्रसिद्ध है। कौन सा महोत्सव दोस्तों? अन्नकूट महोत्सव भी प्रसिद्ध है दोस्तों। अगर नाथद्वारा का प्राचीन नाम पूछा जाए तो सिहाड़ है। क्या है दोस्तों? सिहाड़ है ना। आगे चलते हैं, बाड़मेर आगे प्रश्न आगे जो आपका प्रश्न आ चुका है ना दोस्तों, इसका आंसर फटाफट छाप दिए, फटाफट छापो। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बाड़मेर प्रिंट, ठीक है ना। ध्यान रखना बाड़मेर से नया जिला बना मेरे दोस्तों, कौन सा? बालोतरा बना है। अभी बाड़मेर की चाहे अजरक प्रिंट हो चाहे मल्लिर प्रिंट हो, ये दोनों कहाँ पर चलेगी? इसका आंसर तो हमारा सी राइट हो जाएगा। लेकिन ये जो अजरक प्रिंट और मल्लिर प्रिंट वर्तमान में किस जिले के अंदर चली गई? तो बालोतरा के अंदर। कहाँ पर चलेगी दोस्तों? बालोतरा। बादला कहाँ का प्रसिद्ध? ध्यान रखना दोस्तों, बादला कहाँ का? जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। अगर फड़ पूछी जाए, फड़ कहाँ की प्रसिद्ध? ध्यान रखना फड़ कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा जिले की। कौन से जिले की? शाहपुरा जिले की फड़ प्रसिद्ध है, ठीक है ना दोस्तों। एक आज मैं आपको शायरी सुना देता हूँ, अच्छी मोटिवेशन लाइन सुना देता है दोस्तों कि सुनाऊं या नहीं सुनाओ? फटाफट आप मुझे बताओ, ये प्रश्न करवा देता हूं फिर सुनाता हूं। राज्य का कौन सा जिला खस व इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कोटा, झालावाड़, बाराकोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, या फिर ध्यान रखना आगे बात करते हैं सवाई माधोपुर और भरतपुर। हमारा जो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं आपको मोटिवेशन लाइन सुना देता हूँ, और प्रश्न नंबर भी 21 आ गया है, और आपको 21 करके अभी क्या सुनाता हूँ, मोटिवेशन लाइन सुना देता हूँ, ठीक है दोस्तों। किस करो मैं आपको? नहीं करो, चलो ठीक है। आगे चलते हैं। नजरों को तो बदलो, नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं। दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद बदल जाते हैं दोस्तों, है ना। ध्यान रखना, एक बार और सुना देता हूँ। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं। दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद बदल जाते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना, आप क्या बदलने? आपको दिशा बदलनी है आपकी। आगे चलते हैं, आपको मैंने मोटिवेशन लाइन सुना दी है, और ध्यान रखना कि आगे राजस्थान में इसका जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अरे सॉरी, ऊपर चला गया। 21वां प्रश्न। किस बड़ी रेल लाइन पर देश की पहली रेल बस सेवा
2/10/1994 को राजस्थान राज्य में प्रारंभ हुई दोस्तों। तो अजमेर सांगानेर, अजमेर किशनगढ़, मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी बीकानेर को है। तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी। आगे चलते हैं। राजस्थान में उदारिया पंथ किन में प्रचलित है? उदारिया पंथ दोस्तों, उदारिया जो पंथ है वो किसके अंदर प्रचलित है? भीलों के अंदर। आगे चलते हैं। लोहदरवा प्रसिद्ध है दोस्तों। लोहदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, जैनियों के लिए प्रसिद्ध है, सिखों के लिए प्रसिद्ध है, जाटों के लिए प्रसिद्ध है या फिर राजपूतों के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, लोहदरवा प्रसिद्ध है, जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए प्रसिद्ध है ना। आगे चलते हैं। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है दोस्तों? चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर कहाँ की है? तो ध्यान रखना, नाथद्वारा की। कहाँ की दोस्तों? नाथद्वारा की, ठीक है ना। गुलाबी जो गणगौर है वो कहाँ की दोस्तों? नाथद्वारा की। आगे चलते हैं। घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित होता है दोस्तों? घोटिया अम्बा का जो मेला किस जिले में आयोजित होता है? ध्यान रखना, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, करौली। तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांसवाड़ा। और ये कब बढ़ता है? तो चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। कब बढ़ता है दोस्तों? कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। चैत्र अमावस्या को कौन सा मेला बढ़ता है? तो ध्यान रखना, घोटिया अम्बा का मेला बढ़ता है। इतना ध्यान रखना, ठीक है ना दोस्तों। और चैत्र अमावस्या को हमारे बाबूजी राठौड़ का भी मेला बढ़ता है। दोनों बात याद रखना, है ना। आगे चलते हैं। अगर एक बात ध्यान रखना, वर्तमान में बांसवाड़ा को नए संभाग के हिसाब से नया संभाग बनाया गया। बांसवाड़ा को, है ना। बांसवाड़ा पहले किस संभाग के अंदर आता था? बांसवाड़ा, डूंगरपुर ये आते थे उदयपुर संभाग के अंदर। लेकिन बांसवाड़ा को वर्तमान में नए जिलों के हिसाब से पूछा जाए तो न्यू संभाग कौन सा बनाया गया? एक बांसवाड़ा भी बनाया गया है, ठीक है। ध्यान रखना, बीडीपी याद रखना। बीडीपी से इसका मतलब क्या होगा? तो ध्यान रखना, बांसवाड़ा और डूंगरपुर और प्रतापगढ़ ये जिले इसके अंदर सम्मिलित है। क्या याद रखो? बीडीपी, कौन सी पी? बीडीपी। और बीड़ी खाकी नहीं खींचनी है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि वहाँ क्लास देख रहे सर ने बोल दिया बीड़ी पी तो खाकी लगा क्या, एक सट्टा मार के और फिर लो बीड़ी पी बोला सर ने तो दबा के मैं काम कर लो, ये मत करना। ध्यान रखना, मैंने याद करवाने के लिए बोला है कि बीड़ी पी। क्या पी? बीड़ी पी। खाकी हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, इतना ध्यान रखना। आगे चलते हैं। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है दोस्तों? ऊंट महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? फटाफट बताओ। ऊंट महोत्सव जो आयोजित किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? बीकानेर में। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बीकानेर, ठीक है ना। ऊंट महोत्सव। अगर आपको मरु महोत्सव पूछे तो बाड़मेर के अंदर। कौन सा? कहाँ पर? सॉरी, जैसलमेर के अंदर। मरु महोत्सव पूछे तो जैसलमेर के अंदर। जोधपुर के अंदर कौन सा महोत्सव आयोजित किया जाता है ये मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताए। पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? ध्यान रखना, पतंग जो महोत्सव है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? जयपुर और जैसलमेर का प्रसिद्ध है। अगर हाथी महोत्सव पूछा जाए तो वो कहाँ का है? जयपुर का। कहाँ का है? जयपुर का, ठीक है ना। आगे चलते हैं। जयपुर के अंदर भी आमेर का, और आमेर वर्तमान में जयपुर ग्रामीण के अंदर चला गया, है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध मेला बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? अभी बात करके थे हम बेणेश्वर का जो मेला, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे दोस्तों, ऑप्शन दे रखे श्रावण, माघ, आषाढ़, फाल्गुन, ठीक है। फाल्गुन के अंदर होली आती है दोस्तों, ठीक है ना। और माघ के अंदर यहाँ पर मेला बढ़ता है, ठीक है। माघ मतलब ठंड के समय मेला बढ़ता है, ध्यान रखना, उस समय ठंड होती है दोस्तों। और माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला बढ़ता है। इस मेले को कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, है ना। आगे चलते हैं। तेजाजी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तेजाजी का मेला मेड़ता सिटी नागौर, पर्वतसर नागौर, देशनोक बीकानेर या फिर गोगामेडी हनुमानगढ़। तो ध्यान रखना, तेजाजी का जो मेला बढ़ता है दोस्तों वो कहाँ पर बढ़ता है? पर्वतसर नागौर में। देशनोक बीकानेर में करणी माता का मेला बढ़ता है दोस्तों। और ध्यान रखना, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के मध्य पहली रेल सेवा स्टार्ट की गई थी दोस्तों, राजस्थान की प्रथम, ठीक है दोस्तों, 1994 के अंदर। और गोगामेडी हनुमानगढ़ के अंदर किसका मेला बढ़ता है? तो ध्यान रखना, वो हमारे बाबूजी राठौड़ का बढ़ता है ना। गोगाजी चौहान का। किसका बढ़ता है दोस्तों? गोगाजी चौहान का बढ़ता है। आगे चलते हैं, है ना। मेरे को ज्यादा बाबूजी से प्यार है इसीलिए दोस्तों बाबूजी का नाम आ जाता है, इतना ध्यान रखना। राजस्थान में ऊन भेड़ प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, जोधपुर के अंदर या जयपुर के अंदर है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर। ऊन वाला कहाँ पर है?
बीकानेर, बीकानेर। और बीकानेर में कौन सा स्थान है? बिछावर। कौन सा स्थान? बिछावर स्थान। बीकानेर में कौन सा स्थान है? बिछावर। एक बार इसको कंफर्म कर लेना, ये कहां पर है? बिछावर, है ना। आगे चलते हैं, इसका आंसर एक बार कंफर्म कर लेना, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री पशुधन निशुल्क दवा योजना कब लागू की गई दोस्तों? मुख्यमंत्री पशुधन निशुल्क दवा योजना कब लागू की गई थी, है ना। मुख्यमंत्री पशुधन निशुल्क योजना कब लागू की गई थी दोस्तों? ध्यान रखना, 15 अगस्त 2012 को, है ना। हम ज्यादा दूसरे ऑप्शन पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमें 2 4 5 प्रश्न भी आगे पढ़ने हैं, इतना ध्यान रखना। आगे चलते हैं, पशुधन योजना। आगे चलते हैं, 15 अगस्त 2012, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर, जाखम परियोजना प्रतापगढ़, भीकम सागर परियोजना बारा, सावन भादो, है ना। फटाफट इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीकम सर परियोजना बारा के अंदर, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ के अंदर है, या फिर ये सुमेलित नहीं, ध्यान रखना, सावन भादो, या फिर कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखना, सावन भादो कहां पर है दोस्तों? कोटा के अंदर। सॉरी, इंदिरा लिफ्ट परियोजना कहां पर है? ध्यान रखना, इंदिरा लिफ्ट परियोजना मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट बता दीजिए, कोटा के अंदर है या फिर कहां पर है? सावन भादो, ये आंसर नहीं है, बाकी सब है। यहाँ पर कुछ छाप कर नहीं रखा दोस्तों। इस प्रश्न को अपन बाद में देखेंगे, एक बार मैं वापस आऊंगा इस प्रश्न की ओर। आगे चलते हैं, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक है दोस्तों? राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक है? अजमेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, उदयपुर के अंदर। सर्वाधिक जिप्सम कहाँ पर मिलता है? तो ध्यान रखना, जिप्सम जो सर्वाधिक जिप्सम मिलता है हमें, वो कहाँ पर मिलता है ना। जिप्सम के बारे में बात हुई है, और सर्वाधिक अगर जिप्सम पूछा जाए तो वो हमें उदयपुर से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? उदयपुर से प्राप्त होता है, या बाड़मेर से प्राप्त होता है, या जैसलमेर से। फटाफट इसका आंसर छापो दोस्तों, इसका आंसर फटाफट छापो। जिप्सम, शायद जिप्सम, फटाफट छाप देना इसका आंसर, है ना। इसका आंसर छाप देना, और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसलमेर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, जिप्सम वाली देवी जिप्सम वाली देवी कौन सी दोस्तों? ये बात ध्यान रखना, जिप्सम वाली देवी कौन सी? तो ध्यान रखना, दधिमती। जिप्सम वाली देवी कौन सी है? दधिमती। आगे चलते हैं, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी दोस्तों। प्रथम राजस्थान की अगर प्रथम औद्योगिक नीति की बात करें तो कब घोषित की गई थी? ध्यान रखना, 1978। कब घोषित की गई थी? 1978, ध्यान रखना। आगे चलते हैं दोस्तों, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई थी दोस्तों। सभी के घर में सीमेंट आता होगा, तो सीमेंट के ऊपर लिखा होगा, है ना। बताओ, आसान है ये तो। लाखेरी के अंदर, कहाँ पर दोस्तों? लाखेरी। और लाखेरी कहाँ पर है? बूंदी। कब स्टार्ट की गई थी? 1915। प्रथम फैक्ट्री सीमेंट की स्थापना 1915 के अंदर लाखेरी बूंदी के अंदर की गई थी दोस्तों, है ना दोस्तों, ध्यान रखना। 1915 है, या फिर आगे चलते हैं, 1917 के अंदर कारखाना लगाया गया था, ध्यान रखना दोस्तों। ध्यान रखना। आगे चलते हैं, ये बात लगना, 1915 के अंदर क्या किया गया था? इसकी स्थापना की थी, प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना। ठीक है ना दोस्तों। अगर पूछा जाए आपको कहीं कहीं, मैं इस प्रश्न के बारे में एक दो बातें और कंफर्म कर देता दोस्तों, आपको कंफर्म कर देता हूँ कि फिर आप सोचोगे कि क्या था यूँ, कहाँ गई ये राम, है ना दोस्तों, ध्यान रखना। इसके बारे में एक दो बातें और कंफर्म कर लेता हूँ कि देखो, कहाँ गया प्रश्न, ऊपर चला गया। एक मिनट, आपको थोड़ी बहुत समस्या तो होगी, लेकिन
ये आ गया ना। चलो ठीक है। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट की फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? 1915 के अंदर। कब की गई थी दोस्तों? 1915। अगर शुरुआत पूछी जाए सीमेंट की बिक्री होने कब से लगी, या फिर स्टार्टिंग मतलब सब सीमेंट देने आने जाने का कार्य कब हुआ, अच्छे से बनने का कार्य कब हुआ, तो ध्यान रखना दोस्तों 1917 के अंदर। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि आपको 1917 भी मिलेगा कहीं कहीं। चलो ठीक है। 70वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक कमी 70वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक कमी वाला जिला कौन सा है दोस्तों? सर्वाधिक कमी वाला जिला कौन सा है? 70वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन कमी वाला जिला कौन सा है? तो वन की कमी वाला जिला कौन सा है? तो ध्यान रखना वन की कमी वाला जिला है वो है जालोर। कौन सा है दोस्तों? जालोर। आगे चलते हैं। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया था दोस्तों? जो पर्यटन है उसको उद्योग के रूप में घोषित किया गया था, ध्यान रखना किस वर्ष है? तो ध्यान रखना फरवरी 1989 के अंदर। 1989 में राजस्थान सरकार ने पर्यटन को क्या घोषित किया गया था? उद्योग घोषित कर दिया गया था। आगे चलते हैं। राज्य का पहला हेरिटेज होटल कहाँ पर है दोस्तों? खिवसर पैलेस या खिवसर के अंदर, सामोद हवेली जयपुर, अजित भवन जोधपुर, या फिर सरिस्का पैलेस। तो ध्यान रखना वो इसका जो आंसर हो जाएगा अजित भवन। कौन सा हो जाएगा? अजित भवन। ये कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। आगे चलते हैं दोस्तों। बप्पा रावल पेनोरमा कहाँ पर स्थित दोस्तों? बप्पा रावल का अगर पेनोरमा पूछा जाए तो बप्पा रावल का जो पेनोरमा भीलवाड़ा के अंदर है, सिरोही के अंदर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, उदयपुर के अंदर। तो बप्पा रावल का जो पेनोरमा है वो कहाँ पर है दोस्तों? वो है उदयपुर के अंदर। और राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम अगर सोने के सिक्के चलाए गए थे तो वो किसके द्वारा? बप्पा रावल के द्वारा चलाए गए थे। 115 ग्रेन का चलाया गया था दोस्तों। कितने ग्रेन का? 115 ग्रेन का चलाया गया था। और बप्पा रावल ने मेवाड़ की सर्वप्रथम जो राजधानी बनाई थी वो राजधानी किसको बनाया था? तो ध्यान रखना वो राजधानी किसको बनाया था? बप्पा रावल या काल भोज ने मेवाड़ की सर्वप्रथम राजधानी किसको बनाया था? ध्यान रखना दोस्तों नागदा को। किसको बनाया था? नागदा को, है ना दोस्तों, ध्यान रखना। और इनको बप्पा रावल या काल भोज भी कहा जाता है। रणकपुर प्रशस्ति के अंदर काल भोज और बप्पा रावल को अलग अलग बताया गया दोस्त, ध्यान रखना दोस्तों, है ना, इतना ध्यान रखना। और आगे चलते हैं। राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया दोस्तों? राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया था? तो ध्यान रखना दोस्तों 1953 के अंदर। कब पारित किया गया था? 1953 में। राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ दोस्तों? 1904, 1907, 1905, 1911। तो इसका जो आंसर हो जाएगा शुभारंभ कब हुआ ये पूछा गया। तो ध्यान रखना दोस्तों 1905। कब हुआ था? 1905। 1905 में शुभारंभ कहाँ से हुआ था? ध्यान रखना भिलाई के अंदर से दोस्तों। कहाँ पर? भिलाई। और भिलाई वर्तमान में कहाँ पर है दोस्तों? ध्यान रखना भिलाई वर्तमान में कहाँ पर है? केकड़ी के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? केकड़ी। कहाँ पर है? केकड़ी, है ना। और केकड़ी भिलाई की क्या प्रसिद्ध? ध्यान रखना दोस्तों कोडामार होली प्रसिद्ध है। भिलाई की कौन सी होली प्रसिद्ध है? कोडामार होली प्रसिद्ध है। और केकड़ी वर्तमान में अजमेर से नया जिला बना, इतना ध्यान रखना। एक जिला और बना है ब्यावर। कौन सा बना है? अजमेर से ब्यावर, इतना ध्यान रखना। 1905 याद रखना, रट्टा मार के जाना इसको, ये आएगा। वह संत जिसने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की तथा जिन्होंने भक्तगण विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में मानते दोस्तों। हम लोगों ने इस प्रश्न के बारे में चर्चा कर ली है दोस्तों। और आंसर दे के संत मावजी, गबरीबाई, संत जाम्बोजी पीपा। तो ध्यान रखना इसका जो आंसर हो जाएगा संत मावजी। क्या हो जाएगा दोस्तों? संत मावजी, है ना। और यहाँ पर संत पीपा के बारे में पूछ रखा है। संत पीपा की छतरी कहाँ पर है दोस्तों? तो ध्यान रखना संत पीपा की जो छतरी है वो कहाँ पर है? ध्यान रखना संत पीपा की छतरी कहाँ पर है? टोडा ग्राम टोंक के अंदर, ठीक है। टोडा ग्राम टोंक के अंदर है। टोडा ग्राम टोंक के अंदर है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। हाँ ध्यान रखना। छतरी तो पूछा जाए तो घाघरोन के अंदर दोस्तों। छतरी पूछी जाए तो कहाँ पर है? घाघरोन के अंदर, ठीक है ना। अगर इनकी गुफा पूछी जाए तो गुफा कहाँ पर है? तो गुफा है वो टोंक के अंदर, टोडा ग्राम टोंक के अंदर, है ना दोस्तों। जाम्बू जी का मूल नाम पूछा जाए प्रताप सिंह खिची। सॉरी, संत पीपा जी का मूल नाम पूछा जाता है प्रताप सिंह खिची है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। चलो ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ कहाँ से किया गया दोस्तों? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका का प्रारंभ कहाँ से किया गया दोस्तों? तो ध्यान रखना ये 3 जून 2011 से किया। कब किया गया था?
अरे यार क्या दे रखा है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, एक जुलाई दे रखा है या फिर क्या दे रखा है इसका, सॉरी इसका आंसर ये नहीं हो सकता है, ये गड़बड़ है ना, इसलिए ये गड़बड़, इसका आंसर ये नहीं हो सकता। चलो ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब स्टार्ट किया गया? 1 अप्रैल 1912, सॉरी 2012, 2012 है ना दोस्तों। आज बॉस का थोड़ा दिमाग ऐसा ही चल रहा है और बॉस को आज थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, क्योंकि बॉस कितने दिनों के बाद आए हैं। आपके विजय सर पढ़ा रहे थे, मैंने सोचा आज विजय सर को थोड़ा रेस्ट दे दूं, और विजय सर की जगह मैंने बॉस ने वापस ले ली है, और कल बॉस और विजय सर के साथ आज जुड़ेगा। ध्यान रखना, विजय सर भी अभी आने वाले, थोड़ी देर में आपके विजय सर जुड़ने वाले दोस्तों। 50 मानने दो मुझे, और इसके बाद आपके विजय सर जुड़ने वाले हैं। ध्यान रखना दोस्तों, निम्न में से किस परियोजना में राजस्थान में जल संरक्षण हेतु प्रथम बार फव्वारा पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया? इंदिरा गांधी नहर, नर्मदा नहर, सिद्धमुख नहर परियोजना, चंबल नहर परियोजना। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो आंसर दबा के ठोको, लाइक ठोको, इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा नहर परियोजना होगा दोस्तों। और दबा के लाइक ठोको, ठोको दबा के लाइक ठोको। अभी लाइक वाला बटन हिल जाना चाहिए दोस्तों। मेरे को खूब दर्द होता है दिल के अंदर, मेरा दिल टूटता है, आप लाइक कम करते दोस्तों। इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई लाइक नहीं ठोकता है, तो ध्यान रखना, ये आपका बॉस आपको छोड़ के चला जाने वाला है, इतना ध्यान रख लेना, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ से की गई थी दोस्तों? अगर राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना पूछी जाए कहाँ से की गई थी? माउंट आबू से। कहाँ से? माउंट आबू से 1964 से हुई थी दोस्तों। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है ना। राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखना, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी अगर पूछी जाए तो इसका आंसर जो हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। राजस्थान में सुंदर क्रांति जोशी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? राजस्थान में सुंदर क्रांति जोशी पुरस्कार किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? कबड्डी, साहित्य, महिला क्रिकेट या वॉलीबॉल? तो ध्यान रखना, महिला क्रिकेट के अंदर दिया जाता है। ये किस में दिया जाता है? महिला क्रिकेट के अंदर, है ना। कहाँ पर दिया जाता है? ये महिला क्रिकेट के अंदर, ध्यान रखना दोस्तों। आगे चलते हैं। वर्ष 2003 का राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों? वर्ष 2023 का राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड प्राप्त किया गया था। सीमा मिश्रा, ममता वाजपेयी, अहिल्याबाई या फिर गुलाबो सपेरा? ठीक है ना, ध्यान रखना, तो ये दिया गया था, ममता वाजपेयी को दिया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों। दौसा जिले का प्रतीक चिन्ह क्या दोस्तों? दौसा जिले का अगर प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो जिला दौसा जिले का प्रतीक चिन्ह है वो दोस्तों खरगोश। हाँ हूँ बोलते हैं अपने वागड़ी भाषा के अंदर, क्या बोलते हैं? हाँ हूँ, हाँ हूँ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मुझे बताना वागड़ी भाषा के अंदर, ठीक है ना। और मोर को बोलते हैं मोरू, मोरू बोलते हैं, ऐसे ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? मोरू, इतना ध्यान रखना। भीलवाड़ा के अंदर भी इसको मोरू बोलते, क्या बोलते हैं? मोरू बोलते, ऐसा लग रहा है दोस्तों। और ध्यान रखना, और ये भीलवाड़ा के अंदर मोरू मोरू, अगर मोरियो कहाँ पर बोलता है? मोरियो प्रतीक चिन्ह पूछा जाए दोस्तों भीलवाड़ा का है। कहाँ का है? मोर बोल ले। लॉकडाउन की याद आ रही कि नहीं आ रही? खूब जनों की मोरियो बुला दिए थे, तो ध्यान रखना दोस्तों, है ना। और ध्यान रखना, भालू किसका प्रतीक चिन्ह है? तो भालू, भालू देखा होगा ना, काला काला भालू, जालोर का। कहाँ का है दोस्तों? ये किसका है? जालोर का, है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का अ का गठन कब हुआ दोस्तों? राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य, इसका गठन कब हुआ? तो ध्यान रखना 2012 के अंदर। कब हुआ दोस्तों? 2012 के अंदर इसका जो गठन हुआ था 2012 में हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क है दोस्तों। किशनबाग एक नवनिर्मित क्या है? ध्यान रखना, रेगिस्तान पार्क है, जो जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। ध्यान रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जयपुर हो जाएगा। और फटाफट आपके सामने अभी आपके साथ में भी विजय सर जुड़ने वाले हैं, और विजय सर के लिए एक लाइक उनके लिए ठोक दीजिए, दबा के ठोक दीजिए, ठोको दबा के लाइक ठोको, और इनका तालियों से स्वागत कर दीजिए फटाफट। विजय सर भी आपके सामने शिक्षण अभिरुचि को लेकर उपस्थित होने वाले हैं, और ये शिक्षण अभिरुचि आ गई है। इसका जो थंबनेल आने वाला था वो आ गया है। विजय सर ने उनका थंबनेल किसी और अंदाज में बनाया है,
क्या पता आज उनका क्या मूड है, उनको क्लास देते हैं। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरी ओर से तो धन्यवाद है और मिलते हैं कल एक दूसरी क्लास के साथ। तब तक विजय सर के साथ जुड़े रहे। हेलो दोस्तों, सभी को जय जोहार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थोड़ी देर पहले राहुल सर आपको जीके के बारे में अध्ययन करवा के गए और मैं आज आपकी सेवा में फिर से हाजिर हो चुका हूँ और शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न लेके आऊँ, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि बालक द्वारा प्रस्तुत उत्तर को शिक्षक द्वारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा पढ़ना नहीं चाहिए, दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा प्रारंभ से पढ़ना चाहिए और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा अंत तक पढ़ना चाहिए और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा प्रारंभ से अंत तक पढ़ना चाहिए। तो इसमें से हमारा पॉजिटिव उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों चौथे नंबर का हो जाएगा, प्रारंभ से अंत तक पढ़ना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं और जो दूसरा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि अधिगम में उपयोगी विधि है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा करके सीखना, दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा अनुभव से सीखना और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा सुन कर सीखना और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा अवलोकन से सीखना। तो इसमें से हमारा अधिगम में उपयोगी विधि है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें से हमारा करके सीखना। और आगे बढ़ते हैं और जो तीसरा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि शिक्षण द्वारा प्रत्यक्ष संबंध किससे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विद्यार्थी से, दूसरा ऑप्शन है हमारा विद्यालय से और तीसरा ऑप्शन है हमारा सहपाठी से और चौथा ऑप्शन है हमारा समाज से। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शिक्षण का संबंध विद्यार्थी से दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और जो चौथा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि मनोवैज्ञानिक क्रम का संबंध शिक्षार्थी की किस प्रवृत्ति से है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अभिरुचि और सेकंड ऑप्शन है हमारा अभिवृत्ति और तीसरा ऑप्शन है हमारा आवश्यकता और चौथा ऑप्शन है हमारा तीनों से। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों तीनों से ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और जो हमारा पांचवा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि किसी संगठित समूह में सम्मुख कोई संकट खड़ा होता है या उसे किसी समस्या मूलक कार्य का सामना करना होता है तो समूह का मार्ग दिखाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा श्रमक समूह, सेकंड ऑप्शन है हमारा विद्वान सदस्य और तीसरा ऑप्शन है हमारा नेता और चौथा ऑप्शन है हमारा भीड़ और तंत्र। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों नेता। एक किसी संगठित समूह का सम्मुख संकट खड़ा होता है तो नेता के द्वारा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जो हमारा छठा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि विद्यालय में नेता का पद किसे प्राप्त होता है। शिक्षक को प्राप्त होता है या फिर शाला प्रधान को प्राप्त होता है या फिर छात्र को या फिर शिक्षा अधिकारी को। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शाला प्रधान को प्राप्त होता है। और आगे बढ़ते हैं और हमारा सातवां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों और इसको पढ़ते हैं। नेता के सुझाव या बातें जब आदेश के रूप में न हो किंतु समूह उन्हें आदेश के रूप में माने तो नेता एवं समूह के मध्य विचारों का आदान प्रदान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सबल, दूसरा ऑप्शन है हमारा निर्बल और तीसरा ऑप्शन है हमारा अधूरा और चौथा ऑप्शन है हमारा पूर्ण। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है, निर्बल। और आगे बढ़ते और प्रश्न के बारे में बात करेंगे और जो हमारा आठवां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि मैं सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सब कुछ इस आशा से कर रहा हूँ कि वे भी कृतज्ञता व वफादारी के साथ मेरे नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। इस प्रकार का नेतृत्व कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रजातांत्रिक, सेकंड ऑप्शन है हमारा राजतांत्रिक और तीसरा ऑप्शन है हमारा समझौतावादी और चौथा ऑप्शन है हमारा आशावादी। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाता है दोस्तों समझौतावादी। जो तीसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं और जो हमारा 9वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि एक नेता में किसका गुण होना आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रोबिता व्यक्तित्व और दूसरा ऑप्शन है हमारा मुस्कुराता चेहरा और तीसरा ऑप्शन है हमारा अधिकारवादिता और चौथा ऑप्शन है हमारा प्रभावशीलता। तो इसमें से एक नेता का गुण प्रभावशीलता होना चाहिए दोस्तों। चौथा ऑप्शन हमारा राइट होता है। शिक्षण और अभिरुचि में हमारे 99% पॉजिटिव उत्तर देने होते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं
और जो हमारा 10वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सहनशील हो, या अनुशासन प्रिय हो, या फिर शांत एवं गंभीर हो, या फिर घनी हो। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शांत व गंभीर हो। एक समूह नेता का सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह शांत और गंभीर हो। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 11वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि एक नेता के रूप में अध्यापक को सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्वहित का, दूसरा ऑप्शन है हमारा छात्रों के हित का, और तीसरा ऑप्शन है हमारा विद्यालय हित का, और चौथा ऑप्शन है हमारा सभी का। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों दूसरा ऑप्शन है छात्रों के हित का, ऑप्शन राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम, जो हमारा 12वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि शिक्षक के किसी गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पक्षपात रहित व्यवहार, दूसरा ऑप्शन है हमारा चटकीले वस्त्र, और तीसरा ऑप्शन है हमारा समय की पाबंदी, और चौथा ऑप्शन है हमारा कर्तव्य निष्ठा। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पक्षपात रहित व्यवहार। और आगे बढ़ते हैं, और हमारा 13वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते। चुस्त व सुंदर दिखना, दूसरा ऑप्शन है हाजिर जवाब होना, या फिर तीसरा ऑप्शन है हमारा मित्रवत्ता पूर्ण व्यवहार, और चौथा ऑप्शन है हमारा प्रभावी शिक्षण। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन राइट होता है यहाँ पे, प्रभावी शिक्षण। और आगे बढ़ते हैं, यदि समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता है तो उसे क्या करना चाहिए दोस्तों। उसे कार्य को प्रारंभ न करे, या फिर चुप रहे, या फिर खुले मन स्वीकार कर ले, या फिर सदस्यों को झांसा दे दे। तो इसमें से हमारा तीसरा ऑप्शन है वो राइट होता है, खुले मन से स्वीकार कर ले। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और जो हमारा 15वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि सृजनात्मकता में प्रमुख गुण होता है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा परिवर्तनशील, दूसरा ऑप्शन है हमारा मौलिकता, और तीसरा ऑप्शन है हमारा नवीनता, और चौथा ऑप्शन है हमारा परंपरागतता। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों नवीनता ऑप्शन है वो। आज थोड़ी बहुत मिस प्रिंट हो गई दोस्तों, जिसके हिसाब से वो छपा नहीं। नवीनता ऑप्शन हमारा राइट होता है यहाँ पे, आप आपके हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 16वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, सृजनात्मकता हेतु सर्वाधिक संगत है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा संवेदी, दूसरा ऑप्शन है हमारा सुमक्षग्राही, और तीसरा ऑप्शन है हमारा संवेदनशीलता, और चौथा ऑप्शन है हमारा नियम रूढ़। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों संवेदनशीलता, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं, जो 17वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जो बालक बुद्धिमान एवं सृजनशील भी होगा, कभी नहीं, या हो सकता है, या फिर प्राय, या फिर हमेशा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन भी राइट होता है, हमेशा। एक सृजन बुद्धिमान बालक सृजनशील होगा हमेशा। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 18वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि बालकों में सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अभिनंदन, दूसरा ऑप्शन है हमारा विभिन्न, और तीसरा ऑप्शन है हमारा समान, और चौथा ऑप्शन है हमारा भिन्न भिन्न। तो बालकों में सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है तो भिन्न भिन्न पाया जाता है दोस्तों, ये चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं, जो 19वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि सृजनशील बालकों परिणामों की परवाह करता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा संभवत, दूसरा ऑप्शन है हमारा कभी कभी, तीसरा ऑप्शन है हमारा नहीं, और चौथा ऑप्शन है हमारा सदैव। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बालक परिणामों की परवाह करता है कभी नहीं, या इसका ऑप्शन हमारा का नहीं, परिणाम की परवाह नहीं करता है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, जो 20वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना।
और जो हमारा 20वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि सृजनशील विद्यार्थियों लगता है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा समय नष्ट करता हुआ, दूसरा ऑप्शन है हमारा चिंतामग्न, और तीसरा ऑप्शन है हमारा स्वप्न को वापस पढ़ता हूँ दोस्तों, व स्वप्न से जुड़ा, और चौथा ऑप्शन है हमारा एक मात्र उत्तर देने वाला। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सृजनशील विद्यार्थी को लगता है चिंतामग्न, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और इसी दौर पर हम आगे बढ़ते और हमारा 21वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, कि मूल्यांकन कितने ध्रुव से जुड़ी प्रक्रिया है, एक ध्रुवीय, दो ध्रुवीय या दो से अधिक ध्रुवीय या फिर बहुध्रुवीय। तो यहाँ पर हमारी मूल्यांकन बहुध्रुवी प्रक्रिया दोस्तों, ये चौथा ऑप्शन है वो राइट होता है हमारा। और आगे बढ़ते हैं और जो 22वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया किस से अभिप्रेषित करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी को, दूसरा ऑप्शन है अध्यापक, तीसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे प्रश्नावली को, और चौथा ऑप्शन है हमारा शिक्षण विधि से। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते जो 23वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़ा रहता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विद्यार्थी, दूसरा ऑप्शन है हमारा पाठ्यक्रम, और तीसरा ऑप्शन है हमारा दोनों सही, और चौथा ऑप्शन है हमारा दोनों गलत। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों दोनों सही उत्तर हो जाएगा, मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़ा रहता है तो दोनों सही। और आगे बढ़ते हैं और प्रश्न के बारे में बात करेंगे। जो हमारा 24वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि मूल्यांकन की प्रतिपुष्टि का तरीका होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा समालोचनात्मक, और दूसरा ऑप्शन है हमारा आलोचनात्मक, और तीसरा ऑप्शन है हमारा विवेचनात्मक, और चौथा ऑप्शन है हमारा तथ्यात्मक। तो इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वो राइट होता है समालोचनात्मक ऑप्शन है जो हमारा राइट होता है 24वें प्रश्न का। और इसी दौर पर हम आगे बढ़ते हैं और हमारा 25वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि बोलते समय कोई छात्र रुक रुक कर बोलता है, इसकी इस आदत को सुधारने तो आप क्या कर सकते हैं, डांटेंगे, कुछ नहीं करेंगे, या फिर आत्मविश्वास को जगाएंगे, या फिर बोलने का अभ्यास करेंगे। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आत्मविश्वास को जगाएंगे दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और जो हमारा 26वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि संप्रेषण कला में दक्षता की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे किसान को, दूसरा ऑप्शन है हमारा वकील को, और तीसरा ऑप्शन है हमारा शिक्षक को, या फिर चौथा ऑप्शन है यहाँ पर सभी को। तो इसमें से हमारा तीसरा ऑप्शन है जो शिक्षक को, वो ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 27वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, अध्यापक अपने संप्रेषण को प्रभावी बना सकता है जोर जोर से बोलकर, या फिर सहायक श्रमय के द्वारा, या फिर प्रश्नोत्तर के द्वारा, या फिर परीक्षा के द्वारा। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों दूसरे नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अध्यापक अपने संप्रेषण को प्रभावी बना सकता है तो सहायक सामग्री के द्वारा, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते और प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जो 28वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, वीडियो कैसेट दिखाने के बाद उस पर चर्चा तथा प्रश्नोत्तर होने चाहिए, क्योंकि समय कट जाएगा, या फिर शंकाओं का समाधान होगा, या फिर प्राप्त ज्ञान का दृष्टिग्रहण होगा, या फिर वैसे ही। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों प्राप्त ज्ञान का दृष्टिग्रहण होगा, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और जो हमारा 29वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि माध्यमिक स्तर पर संप्रेषण होना चाहिए मातृभाषा से, या फिर हिंदी से, या फिर अंग्रेजी में, या फिर क्षेत्रीय भाषा में। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ मातृभाषा है वो राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और जो हमारा 30वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि अध्यापक को आप अपने सार्थक संप्रेषण से आत्मसंतोष प्राप्त होता है, क्या आप इस कथन से सहमत है दोस्तों। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे नहीं, या फिर कभी कभी, या फिर हाँ, या फिर संभवतः।
तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, अध्यापक को अपने सार्थक संप्रेषण से आत्मसंतोष प्राप्त होता है। यहाँ पर ये ऑप्शन है जो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। हाँ, और आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा प्रश्न नंबर 31वां है। 31 नंबर का प्रश्न है वो स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और जिसमें लिखा गया है कि आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम में किस प्रकार के विद्यार्थियों को शामिल करेंगे दोस्तों, ऑलराउंडर को, या फिर लोकप्रिय खिलाड़ी को, या फिर सबसे बड़ी आयु वाले को, या फिर सृजनशील व्यक्ति वाले खिलाड़ी को। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, लोकप्रिय खिलाड़ी को शामिल करेंगे दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और जो हमारा 32वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि मान लीजिए आपका प्रयोगशाला सहायक पैसे लेकर छात्रों की प्रयोगात्मक परीक्षा में मदद करता है, तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन, आप उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से देंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन है हमारा, आप उसे रंगों हाथ पकड़कर भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी देंगे, या फिर उसे अपमानित करेंगे, या फिर उसके वेतन वृद्धि रोकने के लिए प्रधानाचार्य से स्तुति करेंगे। तो इसमें से हमारा उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से कर देंगे दोस्तों। ये पहला ऑप्शन है जो हमारा यहाँ पर राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और जो हमारा 33वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि कक्ष संप्रेषण में यदि छात्रों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है तो संप्रेषण पर निम्नलिखित प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, रुकावट हो जाती है, या फिर सरल हो जाता है, या फिर उद्देश्य अपूर्ण बना रहता है, या फिर चौथा ऑप्शन है हमारा, शिक्षकोन्मुखी हो जाता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों, उद्देश्य अपना अपूर्ण बना रहता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप शिक्षक के रूप में छात्राओं को प्रोत्साहित करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, स्वावलंबी बनने के लिए, फिर उच्च शिक्षा ग्रहण के लिए, और तीसरा ऑप्शन है हमारा, प्रतिभा प्रस्तुफन के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है हमारा, अविवाहित बने रहने के लिए। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, प्रतिभा प्रस्तुफन के लिए। ये तीसरा ऑप्शन है वो हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 35वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। आजकल एक सामान्य व्यक्ति की औसत आयु में पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है, आधुनिक भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को उत्तरोत्तर बढ़ी है, या फिर दूसरा ऑप्शन है हमारा, आधुनिक भारत में स्वास्थ्य के प्रति सजन हो गए, और तीसरा ऑप्शन है हमारा, आधुनिक भारत में व्यक्तियों के वेतन में आशातीत वृद्धि हो गई, या फिर चौथा ऑप्शन है हमारा, आधुनिक भारत में संक्रामक रोगों को नियंत्रित कर लिया गया। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है, आधुनिक भारत में स्वास्थ्य सेवा उत्तरोत्तर बढ़ी। और आगे बढ़ते हैं, अरे यार थोड़ी बहुत हाथ से ही गलती होगी दोस्तों, आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 36वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि यदि आपका एक छात्र पुस्तकालय की पुस्तक फाड़ देता है तो आप उसका क्या उपाय करेंगे। उक्त छात्रों को आंशिक दंड देंगे, या फिर उक्त छात्रों को पुस्तक की मरम्मत के लिए प्रेरित करेंगे, या फिर तीसरा ऑप्शन है आपके सामने, छात्र को पुस्तक प्रदान करने की सुविधा से वंचित करेंगे, या फिर छात्र को अपमानित करेंगे। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाता है दोस्तों, उक्त छात्रों को मरम्मत पुस्तक करने के लिए पुस्तक की मरम्मत के लिए प्रेरित करेंगे। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है। और इसी कंगार में हम और आगे बढ़ते, जो हमारा 36वां प्रश्न है वो आपको जो हमारा 37वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, घर पलायन में, दूसरा ऑप्शन है हमारा, दिस सपनों में रत रहने में, और तीसरा ऑप्शन है हमारा, रचनात्मक कार्य को पूरा करने में, और चौथा ऑप्शन है हमारा, अभिनेताओं जैसे दिखने में। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे हमारा राइट होता है, दिस सपनों में रहने में। और आगे बढ़ते हैं,
और हमारा 38वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। और चलो इसको पढ़ते हैं। यदि आप मध्यमा अवकाश में अपने सहकर्मियों के साथ जलपान करते हैं उस समय आपका लक्ष्य होता है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सहकर्मियों को प्रसन्न करना, दूसरा ऑप्शन है हमारा जलपात व्यवस्था का निरीक्षण करना, और तीसरा ऑप्शन है हमारा सहकर्मियों की आलोचना करना, और चौथा ऑप्शन है हमारा विद्यालय संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करना। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों विद्यालय संबंधी समस्याओं का विचार विमर्श करना, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा 39वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। अभिभावकों का विद्यालय में मिलने के नियत समय पर एक शिक्षक के रूप में आपका दृष्टिकोण होगा केवल, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा केवल विशिष्ट अभिभावक से मेल जोल बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है हमारा सभी अभिभावक से मिलकर उनकी समस्या को चुनना, तीसरा ऑप्शन है हमारा प्राथमिकता के आधार पर छात्रों के अभिभावक से मिलना, और चौथा ऑप्शन है हमारा सभी अभिभावक को उत्साह के साथ में मिलना। तो जो हमारा दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे अभिभावक का विद्यालय मिलने के नियत समय एक शिक्षक के रूप में क्या दृष्टिकोण है, तो सभी अभिभावक से मिलकर उनकी समस्या को चुनना, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। जो 40वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। यदि आप छात्रों के साथ भ्रमण पर जाने का अवसर प्राप्त करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका दृष्टिकोण होगा, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा समय व्यर्थ हो जाएगा, और दूसरा ऑप्शन है हमारा मनोरंजन होगा, और तीसरा ऑप्शन है हमारा अनौपचारिक संबंधों का विकास होगा, और चौथा ऑप्शन है हमारा छात्रों के समझने का अवसर प्राप्त होगा। तो इसमें से हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों 4 नंबर का हो जाएगा, छात्रों के समझने के साथ अवसर प्राप्त करना। और आगे बढ़ते हैं। और जो 41वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि जब माता पिता अध्यापकों से बच्चों की टीवी की आदतों के विषय में पूछे तो सबसे अच्छी सलाह क्या हो सकती है। टीवी चैनल न देखें, टीवी चैनल देखने देना, बच्चों के माता पिता द्वारा चुने गए कार्यक्रम देखने की अनुमति दी जाए, या फिर प्रोत्साहित करें कि परिवार एक दूसरे की राय से चुने गए कार्यक्रम एक साथ देखकर उन पर चर्चा करें। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों तीसरे नंबर का ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होता है दोस्तों, माता पिता द्वारा चुने गए कार्यक्रम देखने की अनुमति दी जाए, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो 42वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। यदि आपके किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया तो आपके लिए निम्नलिखित में से क्या उचित है। ठीक समय पर पहुंचेंगे, समय पर पहले पहुंचेंगे, या फिर समय से पूर्व समय के बाद पहुंचने पर गर्व अनुभव होगा, या फिर समय के बाद पहुंचने पर समय याचना करेंगे। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कि पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। यदि किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाए तो आप सब ठीक समय पर पहुँचेंगे दोस्तों, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। अरे यार आज क्या हो गया। और जो हमारा 44वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का परिणाम है। फर्स्ट ऑप्शन है दे रखा हमारा अपरिपक्वता का, और दूसरा ऑप्शन है हमारा बुद्धि का। सॉरी दोस्तों मैंने प्रश्न गलत पढ़ लिया, हमारा 43वें नंबर का प्रश्न था वो हमारा बाकी रह गया था दोस्तों। और चलो एक बार इसको पढ़ते हैं पहले। यदि एक छात्र आपसे प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आप नहीं जानते तो आप क्या करेंगे। कहेंगे कि प्रश्न गलत है, या उत्तर नहीं देंगे, या फिर छात्र को ऐसे प्रश्न पूछने के लिए निरुत्साहित करेंगे। छात्र को कहेंगे कि आप उस प्रश्न का उत्तर कल देंगे। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों चौथे नंबर का ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 44वां प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और गलती से मैंने पहले भी पढ़ लिया था इसको। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का परिणाम है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अपरिपक्वता का, दूसरा ऑप्शन है बुद्धि का, तीसरा ऑप्शन है योग्यता का, और चौथा ऑप्शन है नौकरी का। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों योग्यता का। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा 45वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि विद्यालय में अपने विषय के शिक्षण को उन्नत करने के लिए क्या करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पाठ्यक्रम बार बार करवाएंगे, दूसरा ऑप्शन है गृह कार्य देंगे, और तीसरा ऑप्शन है छात्र को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, और चौथा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे छात्रों के कार्य का मूल्यांकन करेंगे और कक्षा में ही
कार्य करने पर बल देंगे। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये तीसरा ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट होता है। और अरे यार, और जो हमारा 46वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। यदि आपकी कक्षा में कुछ छात्र धूम्रपान करते तो आप एक अध्यापक होने के नाते क्या करेंगे? उनके माता पिता को सूचित करेंगे, अन्य छात्रों के समक्ष उनका अपमान करेंगे, उन्हें धूम्रपान की बुराइयां बताएंगे या फिर उन्हें दंड देंगे। तो इसमें से हमारा उन्हें धूम्रपान के बारे में बुराइयां बताएंगे, ये ऑप्शन हमारा पॉजिटिव उत्तर राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जो 46वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। इसमें लिखा गया है कि ग्रीष्मावकाश में शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य का क्या प्रयोजन है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे पढ़ने की आदत बनी रहे, और दूसरा ऑप्शन है हमारा शिक्षिका का कार्य भार कुछ हल्का हो जाए, और तीसरा ऑप्शन है हमारा छात्र संकट समय नष्ट ना करे, और चौथा ऑप्शन है हमारा बच्चे माता पिता को परेशान न करे। तो इसमें से हमारा पहला ऑप्शन है पढ़ने की आदत बनी रहे, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और हमारा 48वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ने वाली प्रणाली है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन दे रहेगा हमारा शिक्षा से मात्र विषय वस्तु का ज्ञान होता है, या फिर शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं, या फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है, या फिर तकनीकी शिक्षा में प्रयोग के कारण है। बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है तो व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है जो दोस्तों राइट होता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो अगर कोई लाइक नहीं कर सकता है तो डिसलाइक भी ज़रूर करना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा प्रश्न की समाप्ति पर आ गए हम दोस्तों, और हमारे एक या दो ही प्रश्न बाकी है। अब लास्ट प्रश्न है हमारा 49वां, और इसके बाद एक प्रश्न और लास्ट होगा। प्रत्येक शिक्षक को बाल मनोविज्ञानिक का ज्ञान अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि यह शिक्षक को छात्र के व्यवहार से परिचय प्रदान करता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है हमारा शिक्षक को छात्र के मन की बातें समझने में मदद करता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है हमारा शिक्षकों को छात्र की तुलना करने में पहचान करने में मदद करता है। या फिर शिक्षक कार्य को सरल बनाता है। मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षक की तुलना उनके पहचान में मदद करता है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 50वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन, ये हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, और जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि यदि आपको ऐसे विद्यालय का प्रधानाचार्य बना दिया जाए जहाँ पर शिक्षकों में परस्पर राजनीतिक प्रतिबद्धता है, इस परिस्थिति में आप अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार करेंगे दोस्तों? आप स्वयं अपना एक गुट बना लेंगे जो कि अन्य गुटों के विरोधी होगा, या फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा आप सभी शिक्षकों के मध्य समझौता कराने का प्रयास करेंगे जिससे कि वैमनस्यता समाप्त की जा सके। या फिर तीसरा ऑप्शन है हमारा आप गुटों के मध्य राजनीतिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देंगे ताकि आप अपने कर्तव्य का पालन निरंकुशता से कर सके। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों हमारा यहाँ पे आप शिक्षकों के मध्य राजनीतिक प्रतिनिधित्व को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से हमारा जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे राइट होता है दोस्तों, आप किसी भी शिक्षकों के मध्य समझौता करने का प्रयास करेंगे जिसकी वैमनस्यता की समाप्त की जा सके। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और इसी के साथ में हमारी क्लास समाप्त है, और कल मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ में। और ये आज आपके लिए लास्ट दे रखा है कि प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और इतनी देर हमारी क्लास को देखा उसके लिए आप सभी को थैंक्स, और मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ में।